जय हिंद मित्रों। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सैन्य व्यवस्था के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इनका जो पॉलिटिको मिलिट्री सिस्टम था वो क्या था, इस पर बात होगी। सिल्लुकस को कसने वाले आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय एकीकरण और मगध साम्राज्य के पुराने वैभव को वापस लाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य की दास्तान आज के एपिसोड की कड़ी में शामिल है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ विद्वानों की राय कोट करना यहाँ मैं जरूरी समझता हूँ। डॉक्टर राधा कुंज मुखर्जी ने कहा है कि सिकंदर के हमले से भारत में राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा मिला और छोटे छोटे राज्यों को संगठित कर चंद्रगुप्त ने एक बड़े राज्य का निर्माण किया। इसी तरह B.S. स्मिथ ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमाएं इतनी विस्तृत थी कि सैकड़ों वर्ष बाद आने वाले मुगल और अंग्रेज भी वैसा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके। प्लूटार्फ लिखता है कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त पूरे भारत पर छा गया। ये चंद्रगुप्त के बारे में कुछ चुनिंदे विद्वानों का मैंने उल्लेख किया। मैं चंद्रगुप्त के जीवन परिचय का थोड़ा सा विषय आपके सामने रखता हूं। इनका जन्म 350 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में हुआ था और 295 ईसा पूर्व में ये कर्नाटक में इनका देहांत हुआ है। इनके उत्तराधिकारी इनके पुत्र बिंदुसार थे। इनकी पत्नी दुर्धरा थी और हेलेना दूसरी पत्नी मानी जाती हैं। कुछ विद्वान कहते हैं और भी कई पत्नियां थी और हेलेना वही थी जो सिल्लुकस की बेटी थी, जिसे सिल्लुकस ने अस्थाई संबंध बनाने के लिए इनके साथ विवाह किया था। लेकिन बिंदुसार जो थे वो पहली पत्नी दुर्धरा के बेटे थे। इनके पौत्रों की बात करें तो अशोक, सुसीम, ऐसे बहुत सारा नाम आता है और कहा जाता है कि बहुत सारी रानियां पटरानियां थी बिंबिसार के, और अशोक दूसरी रानी से था और सुसीम सहित कई लगभग 101 पुत्रों के बात आई है कई जगह। लेकिन अशोक ने इसके बाद उत्तराधिकार में अशोक को राजगद्दी मिली। इनके उद्भव के कारण मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारतीय सीमांत प्रदेश केके पर आक्रमण किया था और हालांकि सिकंदर वापस चला गया था, लेकिन इस युद्ध से विचलित और भारत पर आसन्न संकट को देखकर आचार्य चाणक्य ने नंद वंश से सहायता की अपेक्षा की थी, जिसमें उन्हें अपमानित होना पड़ा था। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकीकरण और धनानंद जैसे लापरवाह और भोग विलासी राजा को मगध की सत्ता से बाहर करने के लिए ही उन्होंने चंद्रगुप्त का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त उनका नाम था, और जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी रहे और उनके बाद भी कई उत्तराधिकारियों के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ चंद्रगुप्त ने एक नया, उनके मार्गदर्शन में एक नया साम्राज्य स्थापित किया और एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अपनी सीमाओं का बड़ा विस्तार किया। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत पर धनानंद का प्रभाव होता था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करने का निश्चय किया और अपने उद्देश्य सिद्धि के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी सेना का निर्माण किया। हिंदू ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया जाता है। चाणक्य ने सैन्य संग्रह और सेना निर्माण कार्य बड़े ही कूटनीतिक तरीके से पूर्ण किया था। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि सैनिकों की भर्ती चोरों, मलिच्छों, जिसे 8वीं बल कहा गया है, 8वीं बल और शस्त्रोपजीवी श्रेणियों से भी करने चाहिए।
जो शस्त्रों पर जीवित रहते हैं, अर्थात युद्ध पर जीवित रहते हैं, अर्थात युद्ध जिनका पेशा हो, ऐसे लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए। और चाणक्य ने किया था। कई प्रकार के जो असभ्य अलोकतांत्रिक व्यवसाय में लिप्त लोग थे, छोटे छोटे कबीले थे, छोटे छोटे दल थे, उनको भी सेना में शामिल किया था। मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक से संधि की थी। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसी, वाहिलिक ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों की सेनाएं शामिल हो गई थी। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन किया था। 6 लाख सेना का वर्णन है। इतिहासकार जस्टिन कहते हैं, भारत का एक बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की थी। उसका यवनों के विरुद्ध स्वातंत्र युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। वो पूरे उस यवन प्रभाव को जो पश्चिमोत्तर सीमा की ओर था, जहां आज अफगानिस्तान वगैरह है, उसको उन्होंने समाप्त किया था। जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने चंद्रगुप्त के नेतृत्व में दासता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यमन राज्यपालों को मार डाला जो वहां नियुक्त किए गए थे ग्रीक सम्राटों द्वारा। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईसा पूर्व में आरंभ किया था, लेकिन उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईसा पूर्व के बाद मिली, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप युधेमस ने अपनी सेनाओं के साथ भारत छोड़ दिया था। उनको भी भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इस सफलता से चंद्रगुप्त का पंजाब और सिंध के प्रांतों पर पूरी मजबूत पकड़ उन्होंने बना ली, पूरी तरह से उनके नियंत्रण में चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया। महावंश टीका के एक उल्लेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन इसमें कुछ खास सफलता उनको नहीं मिल पाई और मगध साम्राज्य की मजबूत किलेबंदी को तोड़ने में असमर्थ रहे। फिर उसके हमले सीमांत प्रदेशों पर आरंभ हुए, उन छोटे छोटे राज्यों पर, और युद्ध नीति कूटनीति से सीमांत राजाओं को एकजुट किया। अंततः उन सीमांत राजाओं की सम्मिलित सेना के साथ उन्होंने फिर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पर, और पाटलिपुत्र को घेर लिया। इस हमले में धनानंद पराजित हुआ। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया, दक्षिण भारत की ओर भी गए। मामूल नगर नामक प्राचीन तमिल लेखक मामूलनार नामक प्राचीन जो तमिल लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले की पहाड़ियों तक मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया है। उन्होंने आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन तमिल लेखकों और उनके ग्रंथों से भी होती है। आक्रमणकारी कोंकण से एलुमनाई पहाड़ियों में होते हुए कोंगुनाडु, जिसे कोयम्बटूर आजकल कहा जाता है, तमिलनाडु में है, वहां तक पहुंचे थे। लेकिन उन उल्लेखों में कहीं भी नेतृत्वकर्ता का उल्लेख नहीं है कि इस मौर्य वाहिनी सेना का नायक कौन था, चंद्रगुप्त था या किसी और को भेजा था। मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से भी चंद्रगुप्त द्वारा सिकंदरपुर, शिकारपुर तालुका के अंतर्गत नागर खंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र विजय भी की थी, जो महाराष्ट्र है, जिसे पहले सौराष्ट्र कहा जाता था। महाक्षत्रप रुद्रदमन ने जूनागढ़ के अभिलेख में प्रमाणित है कि यहां पर पुष्यगुप्त नाम के एक राज्यपाल हुआ करते थे, चंद्रगुप्त की ओर से जो नियुक्त थे। चंद्रगुप्त का युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति और उनके समकालीन सीरिया या ग्रीक के सम्राट सिल्लुकस के साथ भी हुआ था। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सिल्लुकस को सिकंदर के उस विस्तृत साम्राज्य का, जो खास तौर से पूर्वी भाग था ग्रीक का, उसको उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था सिल्लुकस को।
और सिल्लुकस जो है वो सिकंदर की जो अधूरी विजय यात्रा थी, अधूरी भारत विजय यात्रा खासतौर से थी, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ा था। किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति पहले से बहुत बदल चुकी थी। खेमेबंदी वाले राजाओं को एकजुट कर चंद्रगुप्त ने सीमांत दीवारें इतनी मजबूत कर ली थी कि उससे भी टकराना किसी भी बाह्य आक्रमणकारी के लिए आसान नहीं था। लगभग सारा क्षेत्र जो उत्तर और पश्चिम का था वो एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सिल्लुकस 305 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु नदी के किनारे आके उपस्थित हुए। ग्रीक लेखक इस युद्ध का ब्यौरेवार वर्णन नहीं करते हैं। चंद्रगुप्त के सम्मुख सिल्लुकस को इस युद्ध में झुकना पड़ा था। सिल्लुकस को अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा था तथा हेरात, कांधार, काबुल, बलूचिस्तान ये जो प्रांत उनके नियंत्रण में सिल्लुकस के थे वो भी संधि के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा था। और इसके बदले ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सिल्लुकस को 500 हाथी भेंट किया था। इन प्रांतों पर चंद्रगुप्त मौर्य उनके उत्तराधिकारियों पर का शासन बाद तक रहा है। कंधार से प्राप्त अशोक के जो दुभाषीय लेख हैं, शिलालेख हैं, जो दो भाषा में लिखा गया है, उसमें ये कहा गया है कि इस प्रकार स्थापित हुए मैत्री संबंध को अस्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सिल्लुकस ने मेगास्थनीज नाम के एक राजदूत को भी चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त किया था। यह वृतांत इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त का उस समय सबसे शक्तिशाली ताकतवारी राजा थे और बहुत विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था। उनके समय में कोई बाहरी हमला भारत पर नहीं हुआ। राज सत्ता से हटने के बाद एक और विषय मिलता है चंद्रगुप्त के बारे में। राज सत्ता से हटने के बाद चंद्रगुप्त जैन मुनि हो गए थे। सामणबेलगोला से मिले शिलालेख बताते हैं कि चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में पितृ मतानुसार जैन मुनि होना स्वीकार कर लिया था। इनका नाम आचार्य भद्रबाहु ने मुनि प्रभात चंद्र रख दिया था। प्रभात चंद्र, इन्हें मुनि बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को अंतिम मुकुटधारी मुनि माना जाता है। मुनियों को मुकुट पहनने का अधिकार नहीं, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मुकुटधारी मुनि बनाया गया था। और उनके बाद कोई मुकुटधारी दिगंबर मुनि उसके बाद बनाया नहीं गया, दिगंबर जो इनका संप्रदाय है। चंद्रगुप्त का जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अपने अंतिम समय में स्वामी भद्रबाहु के साथ ये श्रवणबेलगोला चले गए थे। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया था और श्रवणबेलगोला में जिस पहाड़ी पर वो उस समय रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी कहा जाता है, आज भी है वो। और वहीं उनका बनवाया हुआ एक चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों की बात करें तो चंद्रगुप्त के मैंने बताया था कि जो वंशज थे बिंदुसार हुए। 297 से 273 ईसा पूर्व तक इनका राज्य रहा है। और ये भी कहा गया कि उनकी 16 पटरानियां थी, जिनसे 101 पुत्र का उल्लेख मिलता है पैदा होने के। लेकिन बिंदुसार के बाद कुल मिला के अशोक ही मगध की राजगद्दी पर बैठे। और अगर हम ये बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति कैसी थी, तो मैं समझता हूं कि मौर्य साम्राज्य में भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपन्नता के नजरिए से बहुत मजबूत था। मगध की मौर्य सेना में बड़ी संख्या में पैदल, हाथी, धनुषधारी, घोड़े, रथ, ये सब उल्लेख इसका मिलता है। अशोक निर्मित जो सांची का स्तूप है उसमें जो कलाकृति उकेरी गई है तथा ग्रीक इतिहासकारों की बात से जो बातें पुष्ट हुई है या विशाखदत्त और बौद्ध साहित्यों में जो बातें कही गई है, चंद्रगुप्त की सेना में गणराज्यों के योद्धाओं के अतिरिक्त बहुत अधिक संख्या में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक, ब्राह्मलिक ये राजा की सेनाएं हुआ करती थी। इस तरह के लोग भी होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बड़ी विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने शूद्रकर्षक नामक एक सैन्य दल की सम्मिलित होने का
जिक्र किया है, जो संभवतः कहा जाता है कि ये निम्न कोटि के एक दूसरी कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे। यूनानी इतिहासकार प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है कि सबसे बड़ा और सबसे धनी शहर उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता था। और उन्होंने यह भी लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी के सैन्य दल को वेतन दिया करता था। वेतन भोगी सैनिक कितने थे उनके। प्लूटार्क भी अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ द अलेक्जेंडर में इसकी पुष्टि करता है। वो कहता है सिल्यूकस से युद्ध के विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना के साथ उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत की ओर गए थे, वहां भी इन्होंने विस्तार किया था। और कहता है कि 6 लाख की पैदल सेना के साथ पूरे भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने रौंद डाला, अपने कब्जे में कर लिया। इसी प्रकार यूनानी इतिहासकार एरियन ने भी अपने अनबॉन्सेस ऑफ द अलेक्जेंडर में लिखा है कि भारतीय राजा के प्रत्येक रथ में चालक के अलावा 2 सैनिक होते थे और एक हाथी के ऊपर महावत के अलावा 3 तीरंदाज बैठाए जाते थे। चंद्रगुप्त की सेना में 9,000 हाथियों में प्रत्येक हाथी पर 4 सैनिक सवार थे, जो कुल संख्या 36,000 का सैन्य दल हुआ करता था। इसी प्रकार 8,000 रथों पर प्रत्येक पर 3 सवार थे, जो कुल 24,000 का सैन्य दल यही था रथों पर। इस प्रकार देखा जाए तो आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में उनके शिष्य चंद्रगुप्त ने एक विशाल सैन्य बल के साथ विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की मजबूत नींव उन्होंने रखी थी। भारत को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक रूप से बहुत अधिक मजबूत कर दिया था। यहीं पर आज हम विराम देते हैं इस एपिसोड का। फिर नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और पूरा वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।